बार फटाफट से बता दीजिए इफ माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। तो ऑफ यू गाइस नॉट। यस सर यस, आवाज एकदम लाउड एंड क्लियर है, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। शुरू करें अपने पास आज की क्लास लेकर प्रभु का नाम। सर हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू किया था। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे? सर लास्ट क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बेसिक डिस्टिंक्शन पढ़ा था जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ एनी एसेट वेदर इट्स टैंजिबल और इनटैंजिबल व्हिच इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे फिक्स्ड एसेट हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब जो चीजें होती हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कवर होता है मेरे बच्चे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होता है जब भी हमारी शेयर कैपिटल या हमारी डेट्स आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट्स जब भी इनमें कोई बदलाव आता है तो वो कवर होता है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट क्लास में आपको मल्टीपल एग्जांपल्स आपकी बुक में से हम लोगों ने रीड करवाए थे और मैंने आप लोगों को आईपीएम का क्वेश्चन नंबर 1 दिया था ट्राई करने के लिए। मैंने कहा था एक जरूर ट्राई करके आइएगा और हमने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर आप ट्राई करके आएंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। तो आज की क्लास में हम पहले क्या करेंगे बेटा? पहले हम एग्जांपल्स करेंगे ऑन क्लासिफिकेशन। सबसे जरूरी चीज पता है क्या है पूरे सीएफएस में? आपको सही क्लासिफिकेशन आना चाहिए। लेट्स सपोज आपको सही क्लासिफिकेशन आता है ना, तो आप ये समझ लीजिए आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सही हो गया। और अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं आता तीनों एक्टिविटीज में तो आपको क्वेश्चन बेशक फॉर्मेट वाइज आता हो बट फिर भी आप गलत करके आओ। ठीक होगी बात? जी हाँ सर, जी हाँ सर। चलो तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एग्जांपल्स ऑन क्लासिफिकेशन, फिर मैं आप लोगों के साथ करवाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 1, फिर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे डायरेक्ट मेथड ऑफ सीएफएस को। डायरेक्ट मेथड ऑफ सीएफएस पर हम आपके साथ सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट को। ये सॉरी डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट मेथड ऑफ सीएफएस डैश करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दीजिए। फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो फॉर्मेट होता है, वैसे कोई फॉर्मेट नहीं है, प्लस माइनस ये बट कोई दिक्कत नहीं है। वो डिस्कस करने के बाद हम पहुंचेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 और उसके बाद बेटा हम लोग अपने पास करेंगे इनडायरेक्ट मेथड को, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सीएफएस को करेंगे, जहां पर हम आपसे बात करेंगे अगेन इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दो मेथड है, बाकी तो दोनों एक ही मेथड है दोनों, अभी जब चलेंगे तो आपको बताएंगे। और इस पर जो है हम अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, तो अपने पास रोड मैप लिख लीजिए। डन बेटा सर अपने नोट्स में आइएगा, नोट्स आपको सीएफएस के मिल गए होंगे इमीडिएटली आफ्टर यस्टरडेज क्लास अपलोड कर दिए गए थे। सीएफएस में हम लोगों ने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो समराइज करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो समराइज करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कि कैश के आने और जाने की अगर कोई समरी बताता है तो वो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज किया गया इसके डेफिनेशन में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो किसी बच्चे ने सवाल पूछा सर इन दोनों में फर्क क्या है? अगला मीनिंग हमने वही पढ़ा, हमने कहा कैश क्या होता है? जो हार्ड कैश आपके पास कैश इन हैंड। और क्या होता है कैश इन बैंक? जो हमारे डिमांड डिपॉजिट बैंक में पड़े हुए हैं वो भी हमारे पास हमारे तरीके से क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट की तरह। ओ सॉरी कैश की तरह। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश के बराबर। किन चीजों को कैश के बराबर माना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। बेटा फिर बोलूंगा, तीन चीजों को कैश के बराबर माना गया बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये बहुत जरूरी है नोट करना कि आप ये जो बातें बोल रहे हैं ये AS3 के अंदर बोल रहे हैं, यही एक्सपर्ट नॉलेज होती है। आपको ये पता होना चाहिए जो बात बोली गई है किस AS ने बोली है बात। ठीक है, तो AS3 क्या बोलता है? AS3 कहता है कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बात करता है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड विदिन 3 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड मतलब बेटा जिस दिन चाहोगे जिस वक्त चाहोगे उसी वक्त बिक जाएगी, हाईली लिक्विड। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश। रेडीली कन्वर्टेबल है, मैंने कहा ना जिस दिन चाहोगे उस दिन बिक जाएगी। रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश का मतलब क्या होगा? तुमको पता है कितना कैश में इसका कन्वर्जन होगा, मतलब कैश में इसका कितना वैल्यू मिलेगा। एंड दैट आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू में कोई बदलाव भी नहीं आने वाला। अभी हमारे पास जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो हमारा इसका मैच्योरिटी हो जाएगा तब तक इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहें, ये ऐसी सिक्योरिटीज है इनका वैल्यू नहीं बदलेगा। इनको कहा जाता है कैश इक्विवेलेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम बोलते हैं कि हमारे कैश इक्विवेलेंट का पार्ट रहते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 एक्टिविटीज आई थी, तीनों के हमने एग्जांपल्स हमारे मॉड्यूल में से पढ़े थे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में हमने कहा था जो हमारा मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग में हमने कहा था जो हमारा एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आ रहा है। फाइनेंसिंग में कहा था चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन, चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल और बोरिंग्स वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहाँ तक हमने पढ़ा था, बुक में से आपको एग्जांपल्स पढ़वाए थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि बेटा आईपीएम का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करके आइएगा। नवंबर 2022 का ये सवाल था, क्या मैं इसको क्लास में करवाऊं या आप लोगों ने ट्राई किया था? ईमानदारी से देखो, एक सिंपल सी बात बोलूंगा बेटा, जो बच्चा अपने करियर के लिए फोकस्ड है, जो सीए को ऐसे देखता है कि मेरे को एक ही बार एग्जाम देना है बस, वो अपने पास कभी भी इन चीजों को स्किप कर ही नहीं सकता होगा। हाँ, जो सोचता है कि आराम से पास होंगे, कौन सी जल्दी है, 2-4-5 अटेम्प्ट बैठेंगे, इंटर में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर फाइनल में पहुंचेंगे, फिर 5-6 अटेम्प्ट फाइनल में बैठेंगे, फिर आराम से सीए बनेंगे, वो तुम अपने पास मतलब बहुत समय है फिर तुम कर सकते हो। लेकिन अगर समय कम है तो बेटा जी आई नो आपको लगता होगा अपने लिए टाइम नहीं मिलता, आई अंडरस्टैंड दैट, ट्रस्ट मी आई अंडरस्टैंड दैट, आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, लेकिन ये करना अभी जरूरी है। चलो, अगर अभी नहीं करके आए हो, आज मैं इसको क्लास में तुम्हारे साथ डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आज के बाद जो अगला होगा वो कभी डिस्कस नहीं करूंगा। समझे बात? कह रहा है रिजवे लिमिटेड इज अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ये क्या है? एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है? जो डील करती है, जिनका जो मेन प्रोडक्ट है ना वो मनी है, जिनका जो मेन प्रोडक्ट है ना वो मनी है। सर मनी में कौन डील करता है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप इन जो जिनका मैंने नाम लिया बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो मनी। बैंक क्या करता है? पैसा लोन में देता है।
डिपॉजिट लेता है, आपके मनी को मेंटेन रखता है, आपके पैसे को इन्वेस्टेड रखता है, उसका मेन प्रोडक्ट ही मनी है। ऐसी होती है फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है? जिसका काम अदर देन मनी कोई चीज़ है। इधर एग्जाम्पल लिख लो एचडीएफसी बैंक और इधर एग्जाम्पल लिख लो आई विजन प्राइवेट। हाँ सर जी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी समझ में आया कि आई विजन है, हमारा काम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड। मेरा काम नहीं है लोन देना, तो उसी की बात कर रहा है। क्या है? डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, जो मैंने डिविडेंड दिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो मैंने कल तुम लोगों को एक थंबनेल लिख पाया था, दो थंबनेल थे, उसमें से मैं एक थंबनेल की बात करता हूँ। सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे। अभी थंबनेल से आपने कल क्या लिख पाया था? यहाँ पे ना तो सिर्फ अपनी क्लास के लिए है, क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए ये थंबनेल। सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे, इस बात का मतलब पता है क्या होता है? रिश्तेदार क्या होते हैं या रिश्तेदार कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनमें कोई सिमिलैरिटी होती है। मतलब एक पापा के चार बच्चे, वो चारों बच्चे बड़े होकर आपस में क्या कहलाएंगे? रिश्तेदार। उनमें कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है, कोई सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? वो एक ही पापा के चार बच्चे, रिश्तेदार। अब सुनो, इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं सीएफएस। सीएफएस में याद रखना कि सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठने का मतलब ये होता है, अगर उन जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चार बच्चों में से एक बच्चा अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो बाकी तीन भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट होंगे। एग्जांपल से बताऊं, जैसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग का पार्ट बन गए। अब इक्विटी शेयर्स के जो जो रिश्तेदार हैं, यानी इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनका क्लासिफिकेशन ऐसे है। डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स को इशू करना, रिडेम्पशन करना, प्रीमियम पे करना, उनको इंटरेस्ट पे करना, ये सब क्योंकि डिवेंचर होल्डर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इशू उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे, तो वो भी बाकी की सारी चीजें फाइनेंसिंग में ही जाएंगी उससे रिलेटेड। ये बड़ा ही तगड़ा रूल है। जो बच्चा क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम फेस करता है वो एक सिंपल सा रूल याद रखिए, सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे, कोई एक लाइन आइटम याद हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। अब उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम्हें अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई डिविडेंड आ रहा है, तुम्हारा कोई टैक्स कर रहा है उस इंटरेस्ट या डिविडेंड पर, तो वो सब रिश्तेदार अब कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो सारे रिश्तेदार भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेंगे। बात समझ में आती है? बोलो माने। ये इतना तगड़ा रूल है कि आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ एक दो लाइन आइटम्स तक ही बच जाता है, क्योंकि उन्हीं लाइन आइटम्स पे बाकी सारी लाइन आइटम्स का ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। अब देखो मैं तुम्हें ये रूल अप्लाई करके दिखाता हूँ रियल तुम्हारे क्वेश्चन में। डिविडेंड, डिविडेंड किससे पे होता है? शेयर्स पे। इक्विटी हो या प्रेफरेंस? इक्विटी या प्रेफरेंस फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं, तो डिविडेंड किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग। अगला देखो टीडीएस, टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स वाले से पढ़ाएंगे, अभी तक नहीं पढ़ा, परेशान मत होना, तुमने पढ़ना ही पढ़ना है सीए करके कोर्स। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड। अब देखो ये बात कर रहा है जो टीडीएस तुम्हारा डिडक्ट हुआ है उसकी टैक्स डिडक्ट हुआ है, टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बना दो। सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे। इन्वेस्टमेंट्स अगर इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो ये भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सप्लायर एंड इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम देम, स्टार मार्क कर लीजिए। इंस्टीट्यूट की वन ऑफ द फेवरेट एडजस्टमेंट्स। कल मैंने इसके बारे में आपके मॉड्यूल में लिखवाया था, देखिएगा। अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या पेमेंट्स टू सप्लायर के नीचे मैंने लिखवाया था लोन टू सप्लायर भी कवर होता है। ऑलरेडी सब चीजें बेटा आपको क्लास में बताई जा रही हैं, बस करना ये है, फोकस रहना है क्लास में। बोलिए मेरे बच्चे, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सप्लायर क्या बनेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तुम सप्लायर को जो तुम्हें माल दे रहा है, या अपने एम्प्लॉय को, या अपने कस्टमर को कोई भी मनी का पेमेंट कर रहे हो नॉर्मल कोर्स में, तुमने कोई लोन दे दिया, शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे दिए, कुछ भी, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। किसका? सप्लायर, एम्प्लॉय, कस्टमर कहा जाता है। ये वो तीन कैटेगरीज है जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को संभाले रखें। सप्लायर से माल लोगे, एम्प्लॉय काम करेगा, कस्टमर को माल दोगे, तो ये पूरा तुम्हारा ऑपरेटिंग चेन है। समझे क्या? चलो, डिपॉजिट्स विद बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स। जो तुम्हारा डिपॉजिट है बैंक के पास फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स, स्टार मार्क करिए। तुमने बैंक के साथ कोई डिपॉजिट करवा दिया। अब पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा डिपॉजिट कौन से नेचर का है? एक इन्वेस्टमेंट के नेचर का होता है। 2 साल का डिपॉजिट है, तुमने अपने बड़ों को देखा होगा घर में, कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, चलो इसकी एफडी करा दे, फिक्स डिपॉजिट। बैंक एफडी पर अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है 7% तक का, चलो इसकी एफडी करा दे। समझे क्या? तो वो एफडी किस नेचर का है? इन्वेस्टमेंट के नेचर का ही है। बैंक के साथ जो पैसा पड़ा है आपके बैंक अकाउंट में, जो कोई भी फिक्स डिपॉजिट में नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, वो होता है कैश। लेकिन अगर तुमने बैंक के साथ अपने अकाउंट से पैसा निकाल के वहां पर कोई एफडी करा दी, तुमने अपना पैसा वहां पे जोड़ के रख दिया कि भाई 5 साल तक मैं ये पैसा नहीं निकालूंगा, बैंक भी कहता है 5 साल का आपका लॉक इन है, आप पैसा निकाल भी नहीं सकते, उसको बोला जाता है डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नेचर का। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या है? तुमको कल ही एग्जांपल बताया था, विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड्स अर्न्ड ऑन देम। सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट करना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये डिविडेंड आना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा। अगला पॉइंटर, पॉइंटर नंबर 7, स्टार मार्क करिए। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। हम देखो इंश्योरेंस क्लेम तुमको आया है, किस चीज के लिए आया है? लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट? लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब है तुम्हारे गोडाउन में आग लग गई, सारा स्टॉक बर्बाद हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है आग लगने की वजह से, आग लगने की वजह से गोडाउन में आपके पास आपका प्रॉफिटेबिलिटी कुछ समय तक डिस्टर्ब रहा, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ समय तक डिस्टर्ब रहा, उसको बोला जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ क्या बोल रहा है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? वेरी गुड पूछा सर। स्टॉक हमारे लिए हमारे ऑपरेशंस का पार्ट है। स्टॉक माने इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जिन आइटम्स में मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डील करता हूं, इन्वेंट्री माने जिन आइटम्स में मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डील करता हूं।
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहाँ रिलेट होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे तो इंश्योरेंस क्लेम भी कहाँ जाएगा? लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सब्सिडरीज एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम। अब देखो, एक है पॉइंटर नंबर 3 और एक है पॉइंटर नंबर 8। एक जगह लोन तुमने सप्लायर को दिया, कस्टमर को दिया या एम्प्लॉय को दिया, एक जगह लोन तुमने किसी और को दिया, अदर देन दीस थ्री पीपल, तो तुम्हारी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर होल्डिंग क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। वो कौन से नेचर है? तुमने लोन दिया, लोन क्यों दिया? तुम उससे कोई ब्याज कमाना चाहते हो, इंटरेस्ट कमाना चाहते हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, देख रहे हो हर एक लाइन आइटम इंस्टीट्यूट ने इतना बढ़िया बनाया है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अब मेरा पहले रूल की बात आ रही है, मेरा पहला थंब रूल, मेरा पहला थंब रूल था, जो कैश अकाउंट में जाएगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। ये इतना तगड़ा रूल है कि ये तुम्हें कभी कैश फ्लो में कंफ्यूज होने ही नहीं देगा। मैं कहता हूँ बेटा, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स? क्या आप मुझे बैड डेट का जर्नल एंट्री बता सकते हैं? सर बड़ा सिंपल होता है, बैड डेट टू डेटर। सी एंटर के स्टूडेंट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ बेटा, बोलिए बैड डेट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ जाने चाहिए? बोलिए बेटा, बैड डेट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ जाने चाहिए? कहीं भी नहीं जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हारे सामने सिंपल कैश अकाउंट बना दूं तो क्या बैड डेट का एंट्री कैश अकाउंट में आएगा या बैड डेट एक नॉन कैश आइटम है? बताइए, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सर बैड डेट इज अ नॉन कैश आइटम। वेरी वेरी गुड। क्या वो कभी कैश अकाउंट में जाएगा? द आंसर इज नो। अगर वो कैश अकाउंट में नहीं जाएगा तो वो कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री क्या होता है? सी एंटर का स्टूडेंट डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री ना बता पाया, सब बोल नहीं सकता। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिपेंडिंग अपॉन द मेथड दैट यू आर फॉलोइंग। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब मुझे एक बात बता दीजिए, अब मुझे एक बात बता दीजिए, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ जाना चाहिए? डेप्रिसिएशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ जाना चाहिए? सर डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, वो हमारे कैश अकाउंट में नहीं आता तो वो मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी नहीं जाएगा। अरे वाह, तुम्हें तो बात समझ में आने लग गई है। चलो एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स जब इशू करते हैं, फाउंडेशन में पढ़ाया था, इंटर में आता है, पीछे जनरल एंट्री भी बताए थे। हाँ सर, सब कुछ बताया था आपने। अच्छा अब एक बात बताओ, बोनस शेयर्स का एंट्री क्या होता है? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। कहीं पर भी मेरा कैश अकाउंट इम्पैक्ट हुआ? कहीं पर भी मेरा कैश अकाउंट इम्पैक्ट हुआ? नहीं, नॉन कैश आइटम है। अच्छा अगर नॉन कैश आइटम है तो क्या बोलो कैश अकाउंट में जाएगा? नहीं। तो अगर कैश अकाउंट में नहीं जाएगा तो बोलो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाना चाहिए? तो जो कैश अकाउंट में आएगा वो कैश फ्लो में जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या हो गया बेटा, इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या हो गया मेरे बच्चे? नॉन कैश आइटम। अल्लाह अल्लाह, टर्म लोन, रीपे, लोन लेना या लोन देना, दोनों ही, सॉरी, लोन लेना या लोन रीपे करना, देना नहीं, देने से मेरा मतलब है रीपे करना। लोन लेना या लोन रीपे करना दोनों ही फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं। तो टर्म लोन या रीपे, देखो लोन जो है वो हमारे फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो अगर उसको रीपे करवाया है तो वो भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट हो गया बेटा। क्लासिफिकेशन सिर्फ ये जो आपके डाउट्स थे उसके लिए मैंने क्वेश्चन पूरा क्लास में दिखा दिया। अब और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ना, आप बच्चों ने अगर अपने नोट्स लिखे हैं प्रॉपर्ली तो मैंने एक मास्टर लिस्ट बनाया है एग्जांपल्स का। ये सेकंड लास्ट पेज होगा आपके नोट्स का, कांसेप्ट ऑफ फंड एंट्री लास्ट पेज पे, ये सेकंड लास्ट होगा एग्जांपल्स का। आओ चलो ये एग्जांपल्स सबसे पहले आ रहा है सेल ऑफ गुड। सबसे पहले आ रहा है सेल ऑफ गुड। ये कहाँ, ये क्या है? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अपनी इन्वेंट्री बेचना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा अगला आ रहा है मेरे पास परचेज ऑफ गुड्स। बहुत ही बढ़िया दिवांशु पुनीत, वेरी गुड सर। परचेज ऑफ गुड्स अगेन मेरे लिए नई ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। शॉर्ट में लिखो OIF, शॉर्ट में लिखते जाओ, पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें समझने के लिए करना है। अच्छा गुड्स तो ठीक था ऑपरेटिंग, लेकिन अगर मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया तो इफ देयर इज परचेज ऑफ फर्नीचर देन वेरी गुड सर। फर्नीचर क्या होता है? एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है, उसको खरीदना मेरे लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। बहुत बढ़िया दिवांशु। सेल ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, ध्यान से, मेरे पास इक्विटी शेयर्स थे सब्सिडरी कंपनी। अब सोचो अगर तुमने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया और सब्सिडरी कंपनी, तो वो तुम्हारे लिए क्या बना होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब उन इक्विटी शेयर्स को अगर तुम सेल कर रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या बनेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब तुमने अपने खुद के इक्विटी शेयर्स इशू करे। वेरी वेरी गुड दूजा पुनीत दिवांशु। जो बच्चे अपने पास कोशिश कर रहे हैं ना बेटा, यही है तुम्हारा असली बोलते ना मेहनत, कोशिश करना। सर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने अपने पास इक्विटी शेयर इशू कराया, मेरा ओनर्स कैपिटल में चेंज आया इन साइज, तो मेरे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, अपनी एसोसिएट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड, अब उसने और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा इनकम टैक्स पेड, तो मैं उसको क्या मानूंगा? बोलो बेटे, मैं उसको क्या मानूंगा? बिजनेस इनकम पर मैंने टैक्स पे कराया होगा, बिजनेस इनकम पर मैंने टैक्स पे कराया है, तो ये हो गया मेरे पास मेरा ऑपरेटिंग है। वेरी वेरी गुड, स्टार मार्क कर लीजिए। अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है इनकम टैक्स पेड, दैट मींस वो ऑपरेशंस का टैक्स है, ऑपरेटिंग का पार्ट। अब देखो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टैक्स
ऑन प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स की सेल पर जो मैंने प्रॉफिट कमाया उस पर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। अब सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसको अगर मैंने बेचा तो वो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। उस पर अगर प्रॉफिट कमाया वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उस पर अगर मैंने कोई टैक्स पे किया वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब पॉइंट नंबर 9 और 10 के साथ बड़े केयरफुल रहिएगा। इंटरेस्ट रिसीव बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंसिंग कंपनी। सर अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी जैसा आई विजन, तो मैं इंटरेस्ट किस पे रिसीव करता हूँ? जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी उसी पे इंटरेस्ट आ रहा होगा। इंटरेस्ट आना मेरे लिए क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट्स करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे, उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट कमाऊंगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रिसीव किया गया है बाय फाइनेंसिंग कंपनी, जिसका काम ही यही है लोन देना, इन्वेस्टमेंट्स करना, उस पर इंटरेस्ट कमाना, उनका मेन बिजनेस यही है, तो उनके लिए क्या बनेगा? वेरी गुड ऋतुजा, पुनीत, दिवांशु, बहुत बढ़िया बेटा, उनके लिए बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उनके लिए क्या बनेगा बेटा? ऑपरेटिंग। आगे क्या रहा? आगे आ रहा है डिविडेंड पेड नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अब इसमें फोकस करिए बेटा, ये फिर से बड़ा ही अमेजिंग एडजस्टमेंट है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड किसके पे किया जाता है? मेरे शेयर्स पे, इक्विटी या प्रेफरेंस। अगर उसको एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी पे कर रही है जैसे आई विजन, तो उसके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और अगर वही डिविडेंड पे कर रही है एक फाइनेंसिंग कंपनी, अगर वही डिविडेंड पे कर रही है एक फाइनेंसिंग कंपनी, तो भी वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। रुक जाओ, नहीं रुक जाओ सर, ये क्या कर दिया आपने? हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ये क्या हो गया? हमें तो लग रहा था कैश फ्लो हमने मुट्ठी में कर लिया। डिविडेंड किस चीज पे होता है? अभी कहता हूँ सोचा करो। हवा में कहते हैं ना, क्रिकेट में क्या बोलते हैं? हवा में खाली बैट फिराने की बजाय एक में सोच के अगर हवा में बैट फिराओगे तो सीधा छक्का लगेगा, वरना आउट हो जाओगे। अब तुमने आउट हो गए, तुमने सबने ऑपरेटिंग 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 लिख दिया। डिविडेंड किस पे होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल पे। अच्छा एक बात बताना, एचडीएफसी बैंक अगर अपना शेयर कैपिटल इशू करेगा तो क्या वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा? इशू ऑफ शेयर कैपिटल बोलो। आई विजन ने शेयर कैपिटल इशू किया फाइनेंसिंग, एचडीएफसी बैंक ने अपना शेयर कैपिटल इशू किया ऑपरेटिंग, वो भी फाइनेंसिंग ही होगा। इसलिए कह रहा था रुको, तो उस इक्विटी कैपिटल पर जो उसने डिविडेंड दिया वो उसके लिए उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। समझे? समझे? अगला, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी एंड फाइनेंसिंग कंपनी। दोबारा स्टार्ट मत करो। अगर लोन्स एंड एडवांस दिए गए आई विजन द्वारा तो वो बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर लोन दिया एचडीएफसी बैंक ने, अब मत घबराओ, ऑपरेटिंग ही बनेगा। एक डिविडेंड एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो एक एक्सेप्शन की तरह मूव करता है, वो हमेशा सभी के लिए फाइनेंसिंग ही होता है। डिविडेंड पे वो कोई भी कंपनी डिविडेंड को अपनी इक्विटी कैपिटल पे देखना, इक्विटी कैपिटल रेज करना या उसका बायबैक करना, वो सब फाइनेंसिंग का ही पार्ट होता है। रेंट सैलरी फ्रेट नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए और फाइनेंसिंग कंपनी के लिए सोच के बताना। रेंट सैलरी फ्रेट एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी आई विजन रेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, फ्रेट दे रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और रेंट सैलरी और फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस अगर एचडीएफसी बैंक दे रहा है तो उसके लिए क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, आप तो नहीं फंसे। वेरी वेरी गुड पुनीत, ऋतुजा, दिवांशु, आप नहीं फंसे। सर रेंट देना, सैलरी देना, ये सब ऑपरेशंस का ही पार्ट होता है, वो चाहे एचडीएफसी बैंक दे या आई विजन दे, सभी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, डिविडेंड आया या इंटरेस्ट रिसीव किया एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी द्वारा, वो क्या बनता है? इन्वेस्टिंग। और डिविडेंड रिसीव किया या इंटरेस्ट रिसीव किया बाय फाइनेंसिंग कंपनी, वो क्या बनता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझे क्या? उसके आगे, उसके आगे डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। और डेप्रिसिएशन बोलो कौन सा क्लासिफिकेशन, कहां से डेप्रिसिएशन का क्लासिफिकेशन? वेरी वेरी गुड, अब तुम समझ गए। सर ये नॉन कैश आइटम अब क्लासिफिकेशन का होल्ड आ रहा है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मैंने प्रोविजन बनाया। प्रोविजन बनाने का एंट्री क्या होता है बेटा? कितने बच्चों को पता है प्रोविजन बनाने का एंट्री? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन अगर तुम्हें बनाना होता है वो इसी जर्नल एंट्री से बनता है। बहुत बढ़िया सर, ये भी एक नॉन कैश आइटम, ये भी एक नॉन कैश आइटम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगेन सेम एंट्री, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नॉन कैश आइटम। अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, डेप्रिसिएशन की छोटी बहन अमोर्टाइजेशन, अगेन नॉन कैश। बेटा एक जो मैंने आपके साथ अपने थंब रूल शेयर करे हैं ना, उनको याद रखना। दो थंब रूल है, जो जो कैश अकाउंट में जाएगा वो कैश फ्लो में आएगा, पहला थंब रूल। दूसरा थंब रूल, सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे, ये दूसरा थंब रूल। इन दो थंब रूल्स पर हमारा पूरा सीएफएस टिका हुआ है। जहां पर भी तुम गलती करोगे ना, यही वो दो थंब रूल होंगे जहां तुमको वो आंसर दे देंगे। जब तुम्हें लगेगा कोई लाइन आइटम कैश फ्लो में कहां जाएगा, कौन सी एक्टिविटी समझ नहीं आएगा, ये बैठ के सोच लेना कहीं वो नॉन कैश तो नहीं है। ये ना हो नॉन कैश आइटम हो तुम उस पर बैठ के आधा घंटा वेस्ट कर दो। अगर वो कैश अकाउंट में जाएगा तभी वो कैश फ्लो में आएगा, अगर वो एंट्री कैश अकाउंट में नहीं जाती तो कैश फ्लो में भी नहीं आएगा। सिंपल है। चलो एक और प्रैक्टिस करवाता हूं बेटा। सिलसिला ये प्रैक्टिस का ना मैंने रुक रियो ओ ये बच्चों। चलो आओ 11.83 और प्रैक्टिस करो। इंटेलिजेंट लिमिटेड, यही बनना है बेटा तुमने, इंटेलिजेंट। चलो, a non financial company has the following entries in its bank account. It has sought your advice on the treatment of the same for preparing cash flow statement. उसने आपसे एडवाइस मांगा है कि बोलो बोलो कितना ट्रीटमेंट हो, बोलो बोलो। लोन्स एंड एडवांसेस दैट आर गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम। लोन्स एंड एडवांसेस टू सप्लायर, लोन्स एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉइज, लोन्स एंड एडवांसेस टू इट्स सब्सिडियरी कंपनी। वेरी गुड। सप्लायर और एम्प्लॉई को सर हम कोई भी लोन दें या उससे हम इंटरेस्ट कमाएं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, लेकिन अगर हमने सप्लायर एम्प्लॉई कस्टमर को छोड़कर किसी को भी लोन दिया है वो हमारे लिए
इन्वेस्टिंग का पार्ट। अभी हम कौन है? नॉन फाइनेंशियल। यही अगर मैं कहता ना मैं फाइनेंशियल हूँ तो लोन टू सब्सिडरी में ऑपरेटिंग का पार्ट ले लेगा, समझे? इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन सब्सिडरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव। इन्वेस्टमेंट्स सीधा पता लग रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उस पर मैंने डिविडेंड कमाया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। डिविडेंड दैट आर पेड फॉर द ईयर, डिविडेंड पेड सभी के लिए फाइनेंसिंग होता है, एकदम सिंपल है। अगला पॉइंट, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब देखो यहाँ पर रूल काम आएगा, सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होती है? इन्वेस्टिंग। उस पर इंटरेस्ट कमाया, अगेन इन्वेस्टिंग। उस इंटरेस्ट पर टैक्स दिया, अगेन इन्वेस्टिंग। अगर उसका मेन सोर्स एक एक्टिविटी का पार्ट है तो उसके सारे रिश्तेदार भी उसी एक्टिविटी का पार्ट है। और एंट्री 5 क्या बोलता है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एडवांसेस गिवन टू सप्लायर। सप्लायर को जो तुमने एडवांस दिया, एडवांस दैट इज गिवन टू द सप्लायर। अब सप्लायर को एडवांस देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट तुमने अभी बताया था, उस पर तुमने कोई इंटरेस्ट अर्न किया वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, और उस इंटरेस्ट पे टीडीएस दिया वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। पॉइंट नंबर 6, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय फायर। अभी मैंने इंश्योरेंस क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बताया था, वहां क्या बताया था? इन्वेंटरी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होती है? ऑपरेटिंग। फिक्स्ड एसेट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फिक्स्ड एसेट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। तो उन फिक्स्ड एसेट का अगर डिस्ट्रक्शन हुआ, उस पे कोई इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है तो वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? आता है तो बेटा का उपदेश है समझे? मोबाइल में से पैसा काटा ना देना तो तो हम काटा ये तब समझ में आते तो जाई दिन ना नाटक करे समझे? चलिए डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा हमने डिस्कस कर दिया। एग्जाम में आएगा तो आपको ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है मैं आपको बता देता हूँ। आइए अपने रजिस्टर्स में एग्जांपल्स ऑन क्लासिफिकेशन कर लिया, इलस्ट्रेशन बंद कर लिया। पेपर में बस इतना लिखना है ऐसे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोग अपने पास अपनी नेक्स्ट लाइन आइटम पर मूव करेंगे। यहाँ पर हमने आईपीएम का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया है क्लास में डिस्कस। हम अपने नेक्स्ट लाइन आइटम पर मूव करेंगे जहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बेटे डायरेक्ट मेथड ऑफ सीएफएस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी सिंगल एक्टिविटी है जिसमें दो मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में अलग अलग मेथड्स नहीं है, वो एक ही तरीके से कैश फ्लो निकालता है। आपको सब सिखाएंगे, एक तरह से सिखाएंगे बस। पहले आओ कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स पे। कहता है कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंप्यूट करना है आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें जैसे मैंने आपको कहा दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या चीज है? जो कैश इनफ्लो आ रहा है उसको ऐड करते रहो, जो कैश आउटफ्लो जा रहा है उसको माइनस करते रहो। ये डिटेल्ड मेथड है। कहता है मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसीव्ड्स एंड द कैश पेमेंट्स आर कंसीडर्ड। दिस गिव्स अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द आइटम्स दैट आर रिजल्टिंग इन द कैश फ्लो। अब जैसे मेरा कैश सेल्स हुआ, ऐड कर दो। कैश इनफ्लो हुआ, कैश बढ़ेगा तो ऐड कर दो। कैश आउटफ्लो हुआ, कैश घटेगा तो माइनस कर दो। ये डायरेक्ट मेथड क्या है? सीधी यही बात करता है। हर एक ट्रांजैक्शन को देखो, डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? सीधे रास्ते चलो, कैश अकाउंट उठाओ, ट्रांजैक्शंस देखो, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ट्रांजैक्शन है जैसे कैश सेल्स हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो गया, इनको सीधा सीधा ऐड करो और जो तुमने कैश पेमेंट्स किया उसको सीधा सीधा माइनस करो। अभी मैं तुमको क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मेट एक बार देख लो, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। नेक्स्ट पेज पर लिखा है, कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर्स अमाउंट। कहता है जो जो तुम्हारे पास कैश आ रहा है, कैश से ऐसा बोले मतलब सिली में नहीं कैश पे किया है, कैश परचेज, कैश पे टू वेंडर, कैश पे फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेड, इन सब चीजों को माइनस कर दो। जो नेट में तुम्हारे पास निकल आएगा तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकलेगा। आप कहेंगे सर इतना सिंपल है क्या? बेटा मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूं, तुम क्वेश्चन जब देखोगे तुम खुद कहोगे सर इससे सिंपल तो टॉपिक आज तक देखा ही नहीं। पेज नंबर 11.86 पे इलस्ट्रेशन 3 पर आइए। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिए गए इंफॉर्मेशन में से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल कर दीजिए। करें चालू।
जी हाँ सर। समरी ऑफ कैश अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ओपनिंग कैश बैलेंस, फिर देखो कैश सेल्स हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल से कैश आया है, ट्रेड कमीशन आई हैं, इन्वेस्टमेंट की है, लोन फ्रॉम बैंक, हमने क्या कहते हैं पैसा लोन का उठाया है, इंटरेस्ट डिविडेंड आया, कैश परचेज हुआ है, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट हुआ है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है, इनकम टैक्स का पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट खरीदी है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है और क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है। अब तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज, उसने हमसे पूछा क्या है, हमें कैलकुलेट कर दो व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकाल कर दीजिए। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस को तो छोड़ो, एक मिनट के लिए सेट असाइड कर दो, इनको नहीं देखना। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड हुए हैं, ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश सेल्स होना ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल का पैसा आना ऑपरेटिंग, ट्रेड कमीशन का पैसा आना ऑपरेटिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लोन फ्रॉम बैंक से हमने लोन लिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करे होंगे उसी का आया है, कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो मेरे पेमेंट्स होते हैं वो आते हैं, कैश परचेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पे करे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स पे किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट्स खरीदे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लोन रीपे किया अपनी कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, सारे रिश्तेदार इकट्ठे बैठेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैंने अभी क्या किया है बेटा, ये मैंने अभी क्लासिफिकेशन किया, अभी मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाऊंगा। उसने मुझसे सिर्फ इतना मांगा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दे, तो मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल कर देता हूँ उसको। जहाँ जहाँ मुझे कैश आया है उसको ऐसा पॉजिटिव नंबर लिखिए, जैसे यार ये कैश सेल्स का नंबर 1,40,000 बस कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, बस इतना ही करना है बेटा। रियलिटी में ये है तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश रिसीव जब तू पैसा देगा तो बोलना, उसमें तो लेस लगा ही, लेस का पैसा लेके हम लेस का ना बोले। लेस वही बोली लाइफ में लगाने का कैश परचेजेस, लाइफ का पैसा 10 रुपए का काटेगा। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, पेमेंट फॉर ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, मेरी गलती होगी आपके यहाँ पे लगाने में। नाटक ही करेंगे तो क्या करेंगे। अब रह गया बस इनकम टैक्स, ये इससे पहले आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये निकालो। इनकम टैक्स लास्ट में माइनस होता है, ये ऑपरेशंस का कैश फ्लो आ रहा है, इनकम टैक्स को सेपरेटली माइनस करके दिखाते हैं। 140 75 माइनस 120 माइनस 157 माइनस 75, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है 13,000 एंड इनकम टैक्स पेड इज 30,000। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप अगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखते हैं, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैश यूज्ड वैसे आइडिया में वर्ड यूज करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है, बट आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए हो गया, हो गया। ये आपका था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला, ये हमने कंपटीशन करके देखा। अब एक बार अपने नोट्स में वापस आते हैं। डायरेक्ट मेथड के बाद हमने एक नोट डाला है अपने स्टूडेंट्स के लिए, हमने कहा है जो कैश फ्लो आप आगे सीखने वाले हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट इज सेम अंडर द डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए दो मेथड बनाए गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए कोई अलग अलग मेथड नहीं है, वो सेम है दोनों ही मेथड्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट था ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का था। अब इसके आगे इनडायरेक्ट मेथड आ रहा है, उसको भी हम पेंडिंग छोड़ेंगे, इसका सेकंड हाफ ऑफ द क्लास में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। और हम लोग मूव करेंगे अपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोलता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? कहता है जो जो आपने अपने फिक्स्ड एसेट इंटैंजिबल एसेट में पैसा लगाया है वो कैश आउटफ्लो हो गया, या उनको बेचकर जो आपने कमाया है वो कैश इनफ्लो हो गया, या फिर आपने उनके ऊपर कोई रिटर्न के फॉर्मेट में कोई पैसा कमाया है, जैसे कि मैंने इंटरेस्ट इनकम कमाया, मैंने डिविडेंड इनकम कमाया, ये देखो रिटर्न की तरह है मेरी इन्वेस्टमेंट, तो वो सब कहाँ जाता है, वो सब जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए देखते हैं, जहाँ मैंने सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किया, पीपी का सेल किया, कैश इनफ्लो होगा। मैंने इन्वेस्टमेंट का सेल किया, कैश इनफ्लो होगा। जब मैं परचेज करूंगा पीपी, आई विल बाय द एसेट्स, तो कैश आउटफ्लो होगा। जब मैं परचेज करूंगा इन्वेस्टमेंट्स तो कैश आउटफ्लो होगा। जब मैं कोई डिविडेंड रिसीव करूंगा, कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव करूंगा तो कैश इनफ्लो होगा।
और अगर मैं इन पे कोई टीडीएस पे कर रहा हूँ, टीडीएस ऑन डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम, मैं पेइंग एनी टीडीएस, तो अगेन मेरा कैश आउटफ्लो होगा। और इसके बाद ये बोल रहा है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल गेन्स और लॉसेस। अभी तुम्हें याद है जहां अभी मैं इलस्ट्रेशन 1 करवा रहा था वहां पे पॉइंट आया था इंश्योरेंस क्लेम ऑन फिक्स्ड एसेट दैट वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। वहां मैंने एक चीज लिखी थी, क्या लिखा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा बट दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। बेटा मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी बिल्डिंग में आग लगना एक नॉर्मल काम है, एक नॉर्मल ऑपरेशन के प्रोसेस है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझाया था ना, जो अदर देन ऑर्डिनरी होता है, व्हिच इज अदर देन ऑर्डिनरी, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सर बिल्डिंग में आग लगना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अब बिल्डिंग में आग लगी तो तुमने एंट्री क्या पास किया अपने पास, तो अच्छा बता सकता है? मैं आपके साथ आज एक एक्सपर्ट नॉलेज डिस्कस करता हूँ। इसके बाद ये फायर इधर गोडाउन फायर नाटक बिल्डिंग करते हैं। मैं आपके साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक का नाम दीजिएगा, टॉपिक का नाम दीजिएगा, लिखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और ये सब घर में क्या कचरा डाला रहता है? मुझे एक बात बताइए, मेरा पहला एग्जांपल है इधर खाने घर में बिल्डिंग, तो फायर इन क्या है? बिल्डिंग। बोलो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। सोच के बोलो, बिना सोचे मत बोलो। एक मिनट ले लो, मैं एक बात या और जो बच्चा बेटा देखो रिकॉर्डिंग में भी देख रहा है ना, काम ये सब क्या है? लेकिन बात क्या है, बिना बेटा से झाड़ू पानी देता हूँ, एक आदमी झाड़ू मारने बोलता है कि सोच लो, आंसर बदलना है तो हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। बीमारी हम नंबर 1 लगाओ, दूसरा हम नंबर 1 लगाओ। आप सोचोगे तो हमारे बिल्डिंग का जर्नल एंट्री बताओ। हाँ नॉर्मल लॉस लेट्स सपोज 20 लाख की बिल्डिंग थी, टू बिल्डिंग जैसे नॉर्मल लॉस हुआ है 20 लाख। बोलो कहाँ दिख रहा है तुमको कैश अकाउंट? मैंने हिंट भी दिया था, हम नंबर 1 लगाओ, जो कैश अकाउंट में जाएगा वो कैश फ्लो में आएगा। तुमने चलिए वो हिंट नहीं पता, मैं चाहूँगा सर दूसरा एंट्री देता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड बाय फॉर रुपीज 18 लाख फॉर रुपीज 18 लाख। बोलो अपने जनरल एंट्री सोचा, इंश्योरेंस क्लेम आया है, यानी तुम्हें बैंक में पैसा आया, यानी तुम्हें बैंक में पैसा आया गया है इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से पैसा आया है 18 लाख। अब मैं ये कॉम्बो एंट्री कर रहा हूँ, मैं इसका सेपरेट एंट्री भी बता दूँगा। ये जो पैसा आया है ये 20 लाख रुपये के नुकसान को पूरा करते हुए आया है, तो टू नॉर्मल लॉस अगर मैं लूँ, ये मेरा 20 लाख का था, तो बाकी का मेरा जो 2 लाख है वो कहाँ चार्ज होगा? ये मेरा अकाउंट में चार्ज होगा, इसको मैं खुद बियर करूँगा, बताइएगा उसको मैं खुद बियर करूँगा 2 लाख रुपये का नुकसान। ठीक होगी बात, ये एंट्री समझ में आती है। अब मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना जाएगा, 20 लाख या 18 लाख? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझे समझे कि नहीं समझे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा हमारे पास 18 लाख रुपये ना कि 20 लाख रुपये। तो जो तुम अपने पास चीज देख रहे हो ना, वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन और लॉस, वो एक्चुअली में वो गेन है जो कैश में तुमको एलाइव हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। बिल्डिंग में आग लगना एक नॉन कैश आइटम होता है, वहाँ पे कोई कैश का इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जब उसके बदले इंश्योरेंस क्लेम आता है ना, वो तुम्हारे लिए कैश आइटम होता है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम पाना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है, इसलिए उसको अलग से दिखाया जाता है। बात समझ में आती है? इसी प्रकार स्टॉक के लिए भी होता है इन्वेंट्री। सेम अगर आप इन्वेंट्री के लिए बनाना चाहें तो आप इन्वेंट्री के लिए भी बना सकते हैं। इन्वेंट्री में जब आग लगेगी तो नॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री होगा, नॉर्मल लॉस को परचेजेस कर लीजिए, नॉर्मल लॉस को परचेजेस होगा, और उस नॉर्मल लॉस में से जो पैसा तुमको आ गया 18 लाख रुपये, वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। इन्वेंट्री किसका पार्ट होती है? ऑपरेशंस का। तो अगर मान लीजिए 20 लाख की इन्वेंट्री चली गई, 18 लाख आ गए, तो 18 लाख रुपये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन रिसीव हमारे पास ऑपरेटिंग में नहीं है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना? नोट सिमिलर एंट्रीज would be done for similar entries would be done for loss of inventory due to fire, destruction is the destruction of an asset is a non-cash item, but receipt of insurance claim, but receipt of insurance claim against that loss is a
है समझा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ साथ एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी, सारे जितना भी मेरा एसेट्स में जो मूवमेंट आ रहा है वो सारा प्लस माइनस, जब एसेट दिखेगा तो कैश इनफ्लो आएगा, एसेट खरीदेंगे तो कैश अपन को देना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस दिखा दिखेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नीचे रख के आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है बेटा? इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। इशू ऑफ शेयर कैपिटल आ गया, इशू ऑफ डिबेंचर, जिस चीज से कैश इनफ्लो आ रहा है उसको प्लस करते रहो, जिससे कैश आउटफ्लो होगा उसको माइनस, जैसे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब आउटफ्लो में रिजल्ट करेंगे। एंड प्लस माइनस मेरा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल गेन और लॉस है जिसको मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है, मेरे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद एक चीज़ लिखते हैं, कोडियम पढ़ेंगे, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। अब आप आइए आईपीएम क्वेश्चन नंबर 5 में। आईपीएम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कब तक आया ये सवाल? नवंबर 19 एंड मॉक टेस्ट पेपर सितंबर 2023। तो ज़्यादा भी पुराना सवाल नहीं है और अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन है, अगर मैं आपको 2 मिनट का समय दूं, आप उसमें बस इतना अपने पास डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा नॉट एप्लीकेबल, जैसे कि अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा नॉट एप्लीकेबल होगा, लेकिन प्लस माइनस आप अपने आप लिखाएंगे। आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, इस क्वेश्चन को रीड करिए, अपने आप क्लास में बैठ के मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। सब होता है टाइम नहीं मिलता क्लास में, तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसमें प्लस माइनस को आइडेंटिफाई करो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, और वो प्लस माइनस करके कैलकुलेट आंसर निकाल के देखिएगा, फाइनल आंसर आपका मैच होता है नहीं होता। 2 मिनट बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो दिखाई आप लोगों ने वैल्यूएशन बहुत बढ़िया गुजरा, वेरी वेरी गुड। चलो आओ चेक करते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है बेटा, या फिर उसमें कोई अपडेट चाहिए। मेरा प्रिपेयर करो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करती है। जैसे मशीनरी एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू। अब तुमने मशीन एक्वायर किया बाय इशू ऑफ शेयर्स, अब तुम बोलोगे सर मैंने मशीन का एक्विजिशन किया है,
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहला काम जो जो कैश अकाउंट में जाएगा वो कैश फ्लो में आएगा। अगर तुम मशीन परचेज कर रहे हो तो इशू ऑफ शेयर एंट्री कर रहे हो कि मशीन टू शेयर कैपिटल कैश अकाउंट आया नहीं, ये नॉन कैश आइटम है। क्लेम दैट रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी नॉट क्लेम आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर की एक्टिविटी है, लास्ट में एडजस्ट करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन्स दैट आर गिवन टू एसोसिएट्स, यस मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम एसोसिएट, यस सर मैंने एसोसिएट को लोन दिया था उसका इंटरेस्ट आया, सारे रिश्तेदार करके रखेंगे लोन देना इन्वेस्टिंग है तो उसका इंटरेस्ट आना इन्वेस्टिंग। डी एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में, सही डी एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है अभी के लिए, अभी के लिए इसको सेटिस्फाइड करके डी एक्विजिशन क्या होता है पोस्ट एक्विजिशन सब समझाएंगे इसी कोर्स में, एएस 13 का पार्ट है, बाहर जाकर डिटेल में समझाएंगे। अब ये समझ लो जस्ट तुम्हें डिविडेंड आया, अभी इतना समझ लो डिविडेंड आया है रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट डाटा में, जो डिविडेंड आया है इन्वेस्टमेंट में वो तुम्हारी अर्निंग है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इन्वेस्टमेंट किया होगा, इन्वेस्टिंग में क्या होगा डिविडेंड आया हमें इन्वेस्टिंग में जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट रेट फाइनेंसिंग है, टर्म लोन रीपेड फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट टीडीएस कटा है 8200 का वो डिडक्टेड ऑन योर बॉटम लाइन, हमें नेट कितना मिला टीडीएस कट कर हमें नेट कितना पैसा मिला, यानी मैंने ग्रॉस इंटरेस्ट कितना कमाया होगा 73800 प्लस 8200 है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने कमाया होगा कितना आ जाएगा 82000 और उसके ऊपर मैंने टीडीएस पे कर दिया, यानी मेरा आउटफ्लो हुआ है 8200 का, करिए 73800 आया, मैंने 73800 और 8200 को प्लस करके 8200 बनाया, समझे? परचेज ऑफ डिवेंचर्स, सर डिवेंचर्स का परचेज हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो, ये बोल रहा है परचेज ऑफ डिवेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर व्हिच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स। अब सर वैसे तो अगर मैंने डिवेंचर्स इंडिविजुअली खरीदे होते एक्स लिमिटेड के, स्टार मार्क कीजिएगा, अगर मैंने डिवेंचर्स इंडिविजुअली खरीदे होते एक्स लिमिटेड के तो फिर मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है इन्वेस्टमेंट्स, वो क्या था इन्वेस्टमेंट, मैंने किसी के शेयर्स खरीदे डिवेंचर्स खरीदे तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता, लेकिन वो कह रहा है व्हिच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स, अब ये बोलते हैं इसमें हालात जो बात बदल गई है, रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स मतलब ये मेरे लिए क्या बन गया है एक कैश इक्विवेलेंट बन गया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 3 महीने से कम बन, तो ये क्या है मेरे लिए एक लिक्विड एसेट की तरह है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं आएगी, ये कैश इक्विवेलेंट माना जाए। बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट मशीनरी सोल्ड लॉस इंक्योर्ड दिस, ये मेरा बुक वैल्यू है प्लांट मशीनरी सोल्ड का, जिसमें मुझे इतने का लॉस हुआ है, तो मैंने नेट में कितना कमाया होगा, नेट में कितना कमाया होगा, इतना कैश इनफ्लो आया होगा मेरे पास, इतना कैश इनफ्लो आया होगा फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, समझे क्या? ये मैंने कर दिया है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी, ये कर दिया है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी। तो सर कहने का मतलब ये है ये इन्वेस्टिंग है, अपॉन कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, एक ये 2 3 4 5 और 6, मैंने अपने जितने पर्टिकुलर गिवन उसमें से 6 आइटम जैसे हैं जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर गिना है, समझ में आ रही है? जी हाँ सर, जी हाँ, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 इलस्ट्रेशन 5 में आइए क्वेश्चन नंबर 5 ये बना पेज नंबर ये 36 ये बना पेज नंबर 236 मैंने माना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर सबसे पहले कोई पॉजिटिव आइटम टिक कर लो, लेकिन क्या रहा है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी सेल ऑफ प्लांट मशीनरी 90,000 9600 माइनस किया तो ये 15,400 हो गया। उसके बाद परचेज ऑफ डिवेंचर्स में आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने नीचे से स्टार्ट किया, मुझे पॉजिटिव आइटम चाहिए था नीचे की तरफ मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा बेटा 73,800 का, तो नेट वैल्यू आया था 8200 का, टीडीएस कट गया था, टैक्स मैंने मेरा काट दिया था, ठीक है माइनस टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टर्म लोन बिल्कुल आगे डिवेंचर इंटरेस्ट यहाँ नहीं आएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज रिसीव्ड 52,600, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट कंपनी, which is 70,000, unsecured loan given to associate, which is negative 5 lakh, और आगे रह गया क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी अर्थक्वेक, तो यहाँ पर लास्ट में अपने पास सेपरेटली दिखा देते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम और क्लेम फॉर लॉस ऑफ मशीनरी, आगे में लास्ट में अपने दिखा दिया, और ये मैंने निकल आगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 80,400 प्लस 82,000 माइनस 82,100 प्लस 52,600 प्लस 70,000 माइनस 5 लाख प्लस 55,000। अब देखो हमने क्या है कैश फ्लो कोई दिक्कत नहीं है, अब कैश यूज भी लिख सकते थे, नेगेटिव नंबर आ रहा था ना, ये नेट में हमारा आउटफ्लो हुआ है, दिस इज नेट आउटफ्लो इन फाइनेंशियल इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब अभी तक हमने आपको क्या क्या सिखा दिया है, अभी तक हमने आपको इंडिविजुअली सिखा दिया ऑपरेटिंग का डायरेक्ट मेथड, इन्वेस्टिंग का कोई डायरेक्ट इंडायरेक्ट है नहीं, है इन्वेस्टिंग सिखा दिया, फाइनेंसिंग का हमने आपको सिखा दिया, इनफ्लो है ऐड करते हो, आउटफ्लो है उसको माइनस करते हो, ठीक है। अब हम आपके साथ एक इसमें नोट लिखना रह गया है, नोट लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपके साथ फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 नोट एक यहाँ पर लिखना रह गया है, कोई बात नोट किस बारे में लिखना रह गया है, जो हमारे नॉन कैश आइटम्स सिग्निफिकेंट नॉन कैश आइटम्स होते हैं वो हमें बताने होते हैं। हेडर देंगे सिग्निफिकेंट नॉन कैश आइटम्स, एक तो है मशीन अक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स और भी इशू है, तो ये हमारी नॉन कैश आइटम था। इसके अलावा बस ये नॉन कैश आइटम था हमारे पास। इसके बाद एक नोट और दे सकते हो, डिबेंचर्स परचेज नेक्स्ट लिमिटेड would be classified as cash and cash equivalent, would be classified as cash and cash equivalent since their maturity is within 2 years. सर एक पॉइंट नहीं समझ में आया, मैंने कहा बेटा कौन सा सर टीडीएस का, देखो मेरे बच्चे मैंने आपको पहले कहा है टीडीएस का कॉन्सेप्ट ना आपके इनकम टैक्स का पार्ट है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ टीडीएस क्या चीज़ होती है, लेकिन आपको उसका जो लीगल पोजीशन है वो इनकम टैक्स नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका इंडेक्ट इनकम टैक्स नहीं है। मैं आपको टीडीएस का एक क्लास में सेवा करके बता देता हूँ होता क्या है। ये है तुम और ये रहा तुम्हारा बैंक, ठीक है, तुम्हारी जेब में पड़े हैं तुम्हारे पास 10 करोड़, तुम ये 10 करोड़ लेकर बैंक के पास गए और तुमने बैंक को बोला कि बैंक में ये 10 करोड़ तुम्हारे ये सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बैंक ने तुमको एक जबरदस्त फिक्स प्लान दिया, तुमने 10 करोड़ रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करे और इस इन्वेस्टमेंट पर तुम्हारा जो रिटर्न तुमको आ रहा था वो था 10% इंटरेस्ट, ठीक है मेरे बेटे। तो तुम्हें सालाना इंटरेस्ट कितना आता था, तुम्हें इंटरेस्ट आता था 1 करोड़ पर आता था। अब तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट क्लेम आ जाता है। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि हम ऐसे असेसीज को, उन्हीं जैसे असेसीज को जो अपना पैसा इंटरेस्ट या कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में लगाते हैं उनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्वांटम बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए उसने बैंक के ऊपर एक बोनस डाला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि ये बैंक अब से जब भी तुम उन्हीं को पेमेंट करोगे इस इंटरेस्ट की 1 करोड़ रुपए की, तो तुम्हें काम करना ये 1 करोड़ पूरा उसको मत देना, तुम्हें काम करना इस 1 करोड़ में से परसेंटेज स्पेसिफाई करी गई लाइक 10% टीडीएस काट और पुनीत को केवल 90 लाख रुपीज ही पे करना। ये बात सुनते ही पुनीत एकदम आग बबूला हो गया। पुनीत कह रहा है सर मेरा टैक्स में काटा जा रहा है, जब मैं अपने रिटर्न को कर रहा हूँ तो मेरा टैक्स बैंक क्यों काटेगा। सरकार ने कहा पुनीत को गुस्सा मत हो, ये जो 10 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में काटे हैं ये बैंक करेगा क्या, ये टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हुए तुम अपना पैन कार्ड नंबर बैंक को दे देना, बैंक तुम्हारा पैन कार्ड कोड करते हुए रहेगा ये 10 लाख रुपए इस पैन कार्ड के मैंने काटे। तो जब तुम टैक्स करने आओगे तो ये 10 लाख रुपए का क्रेडिट दे देंगे, अगर तुम्हारा टैक्स 0 हुआ तो 10 लाख रुपए का रिफंड दे देंगे। ये हम पुनीत इसलिए तुम्हारा टीडीएस काट रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ असेसीज को पकड़ना चाहते हैं जो इंटरेस्ट को कमाते हैं इसका टैक्स नहीं करते। बात समझ आ रही। इसीलिए इस क्वेश्चन में जब मैंने कहा इंटरेस्ट रिसीव्ड नेट ऑफ टैक्स, उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ टैक्स, मैंने कहा मेरा टोटल अर्निंग इन्वेस्टमेंट पे हुआ होगा 82,000 का ग्रॉस लेवल पे, जो तुम्हारा 1 करोड़ था 82,000 का मेरा अर्निंग हुआ होगा, जिस पर अब मेरा कैश आउटफ्लो टीडीएस के नाम पर कितना हुआ 82। तो वो दोनों मुझे अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ मेरे पास पहले मैं कहूँगा मेरे पास पूरा 1 करोड़ आया, जैसे तुम अपने एग्जाम्पल में बोलोगे सर मेरे पास पूरा 1 करोड़ आया और उस 1 करोड़ में से 10 लाख मैंने टीडीएस जमा करा, तो तुम दोनों एंट्रीज को अलग अलग बोलोगे, तो ये नहीं कहूँगा 90 लाख है, समझो कितना समय। बाकी टीडीएस से रिलेटेड सारी बातें इनकम टैक्स इनकम टैक्स वाले करना है, टीडीएस क्या होता है, कब लगता है, कौन सा सेक्शन लगता है, कितना प्रोविजन है, कब तक जमा कराना है, कौन जमा कराता है, कितना टीडीएस लगता है, सब चीज़ें वहाँ पर बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे अब सर मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ और वो बात हमें समझ में आएगी जब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर आइएगा। इलस्ट्रेशन क्या बोलते हैं, प्रिपेयर द कैश फ्लो फॉर गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना कर दीजिए। अब तुमसे उसमें पूरा कैश फ्लो पूछा, उसमें ऑपरेटिंग करना, इन्वेस्टिंग करना, फाइनेंसिंग करना, तीनों एक्टिविटीज करना फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया, 7-8 एडजस्टमेंट किए हैं, 9 एडजस्टमेंट किए हैं टोटल, और बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। अब देखो कैश फ्लो कैसे बनाना, इमेजिन करो पूरे कैश अकाउंट, इमेजिन करो पूरे कैश अकाउंट को अपने दिमाग, अगर इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है तो मैं तुम्हें कैश अकाउंट दिखा देता हूँ। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैठे मारो, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाकर तुम्हारे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट। ये बहुत बोरिंग टॉपिक है। ये रहा एक कैश अकाउंट, तुमने अगर इलस्ट्रेशन नंबर 3 में देखा है इसी कैश अकाउंट आंसर देखा। इस कैश अकाउंट में मैंने एक बात देखी, मैंने कहा बेटा ओपनिंग बैलेंस छोड़ देना, क्लोजिंग बैलेंस छोड़ देना, इन दोनों को छोड़ दे, बाकी जितने लाइन आइटम हमारे हैं सबका क्लासिफिकेशन करो। मैंने बोला आपने क्लासिफिकेशन किया। इस क्वेश्चन में उसने कहा मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना देता, मैंने सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना, मैं इन्वेस्टिंग भी बना देता, फाइनेंशियल भी बना देता। क्या आपको पता है अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग को हटाकर सिर्फ ये वाले लाइन आइटम्स कंसीडर करूँ, ओपनिंग क्लोजिंग को हटाकर सिर्फ ये वाले लाइन आइटम्स कंसीडर कर लो, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, ये देखो मैं ये देखा बना रहा हूँ हमारी लक्ष्मण रेखा। अगर ये जब ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ कर ये सारे लाइन आइटम्स कंसीडर करूँ तो आपको पता है क्या निकल जाएगा,
बस की ये सारी माइनस पेमेंट कर लूँ तो मेरे पास पता है क्या निकल जाएगा, मेरा नेट मूवमेंट कितना आया है कैश। अगर मैं उस नेट मूवमेंट को उठा के ओपनिंग में प्लस करूँगा तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये मैं कोई भी टेक्निकल बात नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। प्रूव करके दिखाओ। एक काम करो, एक काम करो, ये जितना मेरा लक्ष्मण रेखा में लाइन आइटम आ रहा है ना, इन सबको ऐड करो, डेबिट साइड वाली और जिनमें से माइनस करना क्रेडिट साइड वाली। देखना तुम्हारा नेट 4,000 रुपये का कैश का इंक्रीज आ रहा है। करके दिखाओ, ये देखो 1,40,000 लिखो, 1,40,000 प्लस 1,75,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,000 4,96,000 आ गया। डेबिट साइड का टोटल ओपनिंग को छोड़ो, ओपनिंग को छोड़ो, यहाँ पे ओपनिंग को छोड़ो, इसमें से माइनस करो जो पेमेंट हुआ कैश परचेज माइनस 120, फिर टेबल की पेमेंट 157, 70 का 12 ऑफिस एक्सपेंस, इनकम टैक्स का पेमेंट 30,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, रीपेमेंट 75,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 क्या चल रहा है। इन सबका नेट बैलेंस प्लान चल रहा है पॉजिटिव 4,000। मतलब इस पीरियड में कैश 4,000 रुपये से बढ़ रहा है। अगर मैं इस 4,000 रुपये को ओपनिंग बैलेंस में ऐड करूँ तो क्या मुझे क्लोजिंग मिल जाएगा। अगर मैं इस 4,000 रुपये को ओपनिंग बैलेंस में ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, जितने भी ट्रांजेक्शन पीरियड का पीरियड है उनको 3 एक्टिविटीज में क्लासिफाई करता है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस छोड़ दो, सारी ट्रांजेक्शन को 3 एक्टिविटी में क्लासिफाई करेगा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस, तीनों में क्लासिफाई हो गया। रिसीव है तो प्लस, पेमेंट है तो माइनस। उसके बाद इन तीनों एक्टिविटीज का जो सम टोटल निकलेगा वो क्या निकलेगा, जो भी मेरा नेट मूवमेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको जाकर ऐड कर देगा तुम्हारे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करके प्रूव करेगा, देखो क्लोजिंग के बराबर आ रहा है, मैंने पूरा कैश का मूवमेंट दिखा दिया। दिखाओ देखो, ये तुमने क्या क्या किया अभी तक, तुमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो निकाला, ये रिसीव्स थे, ये पेमेंट्स थे, तुमने इन सबको एडजस्ट किया, तुमने नेट निकाल दिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मुझे कितना आया या कितना आया। फिर तुमने क्या किया, इन्वेस्टिंग में गए, जो तुम्हारे रिसीव ऐड करे, जो तुम्हारे पेमेंट्स थे तुमने माइनस करे, रिसीव ऐड करे, पेमेंट माइनस करे, तुमने नेट बोल दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया। फाइनेंसिंग, जो तुम्हारे रिसीव थे ऐड करे, जो तुम्हारे पेमेंट्स थे माइनस करे, और फिर तुमने निकाल दिया नेट मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आया। अब जो तुम्हारे तीनों नेट आया ना, नेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तुम तीनों को टोटल करोगे ना तो तुम्हारे को पता है क्या निकल जाएगा, मूवमेंट इन कैश। इस पीरियड में कैश बढ़ा है नेट में या कैश घटा है नेट। नेट इंक्रीज और डिक्रीज यानी मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस किसको बोला, जितने नेट बैलेंस है ना उनको मैंने एबीसी का एडिंग दिया हुआ है, इन सबको ऐड करके मेरे पास मेरा मूवमेंट दिख गया। इसमें अगर मैं ओपनिंग बैलेंस ऐड करूँ कैश कैश इक्विवेलेंट का तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। और यही तो प्रूव है जो आपको कहता है कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर, एक क्वेश्चन कर लोगे ना तुम कहोगे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट से इजी टॉपिक पूरे सिलेबस में कोई है ही नहीं, पूरे सिलेबस में कैश फ्लो से स्कोरिंग और इजी टॉपिक है ही नहीं। देखो इलस्ट्रेशन 11 कराता हूँ, देखिएगा कहता है प्रिपेयर करिए कैश फ्लो फॉर लामा लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2011 फॉर द फॉलोइंग इनकम। अब उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली ना देकर थोड़ा सा उसने तुम्हारे को घुमाने की कोशिश की। अब सीधा कैश अकाउंट दे देगा तो मेरी मदद में आएगा, फिर टाइप का सीएम है, ये तो सीएम ऑफिसर मैंने अच्छे को दे दूँ। अब उसने कहा सेल्स जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड करी है वो करी है 135 करोड़ के आउट ऑफ 60% कैश से, तो कैश का नंबर निकाल सकते हो कितना है और क्रेडिट सेल का नंबर निकाल सकते हो कितना है। 135 into 60% यानी 89 एंड 41% यानी 52। ये तुम्हारा कैश क्रेडिट सेल का नंबर है, कैश सेल जीरो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में परचेज फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 55 करोड़ आउट ऑफ दिस क्रेडिट परचेज फॉर 80%। परचेज को 52 करोड़ 55 करोड़ की क्रेडिट परचेज कितना है, कैश परचेज कितना हुआ, क्रेडिट परचेज कितना हुआ, ये है 55 करोड़ और इसमें 20% जो है और यहाँ 55 करोड़ में 80% जो है तुम्हारा क्रेडिट है, तो ये 11 करोड़ इधर से आ गया तो 44 करोड़ यहाँ से आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 18 करोड़ एंड सैलरी पेड अमाउंटेड टू 22 करोड़। एडमिन और सेलिंग के खर्चे तो तुमने दे रहे हैं, ये ऑपरेशनल ही पार्ट होते हैं। आगे बोलता है द कंपनी रिडीम्ड डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। डिबेंचर होल्डर्स वर इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 करोड़ टुवर्ड्स रिडेम्पशन एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश। अब देखो स्टार मार्क करो सेंटेंस, वो कह रहा है कंपनी ने रिडीम करे डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10% यानी 20 + 2 22 करोड़ का रिडेम्पशन हुआ, 22 करोड़ का रिडेम्पशन हुआ। इसमें से कह रहा है डिबेंचर होल्डर्स वर इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 करोड़ टुवर्ड्स रिडेम्पशन। इस 22 करोड़ में से अपन ने डिबेंचर वालों को इक्विटी शेयर्स दे दिए, क्या कोई कैश ट्रांजैक्शन हुई, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं, तो 15 करोड़ का सीधा इशू हो गया एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश, मतलब कि सिर्फ 7 करोड़ रुपए का कैश एलिमेंट है इसमें 7 करोड़ रुपए। आगे होता है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 1.5 करोड़, ये एडिशनल और इंटरेस्ट पेड है कौन सा एक्टिविटी में फाइनेंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा, सिर्फ कैश बेस्ड आइटम, जो कैश अकाउंट में जाएगा वो कैश फ्लो में आएगा। डिबेंचर होल्डर को 22 करोड़ देना, 15 करोड़ का इक्विटी कैपिटल दे दिया और 7 करोड़ का कैश दिया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना जाएगा, सिर्फ 7 करोड़ और बाकी 1.5 करोड़ की तुम्हारे कैश में आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट। आगे बोलता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 11.7 करोड़, जो मैंने डिविडेंड पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 करोड़ पर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़, जो मैंने इन्वेस्टमेंट देखे हैं, जो मैंने इन्वेस्टमेंट देखे हैं 12 करोड़ थे, दे वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़, मतलब तुमने कितने का बेचा, 12 + 2.4 14.4 करोड़ का तुमने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा। समझ में आता है, ये कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट। 8 करोड़ वॉज पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। अब उसने नहीं बोला इनकम टैक्स कौन सा, जैसे सिक्योरिटी पे या किसी और चीज़ को उसने नहीं बोला, मैं क्या मानूंगा बिजनेस का टैक्स है, ऑपरेटिंग है। अगला अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग 21 करोड़ वॉज परचेज्ड इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट, द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट वॉज 12 करोड़ बट द वेंडर टुक ओवर द ओल्ड प्लांट एट अ वैल्यू ऑफ 10 करोड़। मैं नया प्लांट लेने जा रहा था, मैंने अपना पुराना प्लांट दे दिया, 21 करोड़ का नया प्लांट था, पुराना प्लांट उसने 10 करोड़ का लिया, तो यानी कि एडिशनल मुझे कैश में कितना बैलेंस वॉज पेड इन कैश टू वेंडर, कैश का एलिमेंट कितना हो गया, ओनली 11 करोड़, ये तो मेरा नॉन कैश आइटम हो गया।
वो जो कैश अकाउंट में जाएगा वो कैश फ्लो में आएगा, या प्लांट के बदले प्लांट देना कैश फ्लो में आएगा, कभी नहीं आएगा। कितना आएगा? सिर्फ 11 करोड़ आएगा कैश। समझ गए? समझ गए? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे लिए करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके आगे उसने कहा है फॉलोइंग बैलेंसेस का ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। ये ओपनिंग है, क्लोजिंग बैलेंस है, डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब सर सवाल ये उठता है कि डेटर क्रेडिटर बैलेंस का मैं करूँ क्या? मेरे बच्चों आप लोगों को याद है, आपको क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज का नंबर दिया गया था। जिसमें बच्चों को याद है, इस क्वेश्चन में लिखनी है क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज कितना था? 44 करोड़ था, और क्रेडिट सेल कितना था बेटा? 54 करोड़ का क्रेडिट सेल था। अब इसका करोगे क्या? अगर तुम्हें ओपनिंग कैश बैलेंस पता है, तुम्हें क्रेडिट सेल का बैलेंस पता है, तो सॉरी ओपनिंग डेटा बैलेंस पता है, कैश क्रेडिट सेल्स का नंबर पता है, क्लोजिंग डेटा बैलेंस पता है, तो क्या तुम ये निकाल सकते हो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना होगा? क्या तुम ये निकाल सकते हो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है? अगर तुम्हें ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस पता है, कैश परचेज का बैलेंस पता है, और क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस पता है, तो तुम क्या ये निकाल सकते हो कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना होगा? कर सकते हैं। पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हो सकता है। ओपनिंग का बैंक बैलेंस मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अलग से करना। जो भी मेरा मूवमेंट आएगा ओपनिंग में ऐड करूंगा वो मेरे क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए, तभी मैं मेरा कैश सही करना। आइए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई भागा दौड़ी नहीं है, बहुत सिंपल सवाल 10 नंबर के लिए 3 नंबर है, जितने बटोर सकते हो बटोर। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 शुरू करें? जी हाँ सर। 11.107 पेज नंबर क्या बोलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, किसका? गामा लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वार्टर जनरेटेड 31 मार्च 2011। चलिए पर्टिकुलर्स, हाँ सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश सेल्स का नंबर आ रहा है, कैश सेल्स का नंबर ये रिवीजन क्लोज कर दो, सारे नंबर उसमें डालेंगे, रिवीजन क्लोज है 135 करोड़ इंटू 60%, which is 81। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर्स का तो कैश तुम्हें रिसीव करना है, कैसे निकालोगे बताओ? मैं पूरा लेजर अकाउंट भी बना के दे दूंगा, बट ऑप्शनल है, तो तुम्हें अगर एक्स्ट्रा मेहनत करनी हो जानना टाइम लगाना हो कर लेना, बस सीधा करो। 45 का ओपनिंग डेटा बैलेंस था, इस पीरियड में मैंने क्रेडिट सेल किया 135 करोड़ इंटू 40% का, और जो क्लोजिंग अभी डेटा बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो है 51। तो कितने पैसे दे दिए मुझे ड्यूरिंग द पीरियड सीधा निकालेंगे 49 करोड़ के ऐसे डेटा उन्होंने पैसा दे दिया। आगे बोल रहा है एडमिन एंड सेलिब्रेशन 18 करोड़, सैलरी पेड 22 करोड़। आगे कंपनी रिडीम्ड डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये यहाँ पे नहीं आएगा, डिविडेंड वाली बात नहीं आएगी। इनकम टैक्स पेड यहाँ पे आएगा, उससे पहले कैश परचेज का पॉइंट आएगा, परचेज का पॉइंट होगा। हाँ कैश परचेजेस पॉइंट नंबर 2 55 करोड़ का 20%, और कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 21 करोड़, और परचेजेस हमने 55 करोड़ के, क्रेडिट इसमें से 80% क्रेडिट पे था, क्योंकि इस पीरियड में मैंने और इतना लाइबिलिटी जनरेट कर दिया, लेकिन क्लोजिंग लाइबिलिटी क्रेडिटर्स का बना है 23 करोड़ से, यानी मैं कितनों को पेमेंट करवा दिया हूँ 21 प्लस 44 माइनस 23, सर आपने 42 करोड़ के क्रेडिटर्स को पे करवा दिया। ये तो बताया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स, डेढ़ वाला नंबर 5 करोड़ का इनकम टैक्स था। यस, ये कितना आगे बढ़े 29 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसको आप ए मार्क कर लीजिए। सेकंड हमारे पास बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना सभी चलिए इन्वेस्टिंग वाले पॉइंट चलेंगे। सेव ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज सेव ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 करोड़, सेव ऑफ प्रॉफिट 14.4 करोड़, एंड देयर इज अ परचेज ऑफ प्लांट, यस करेंगे परचेज ऑफ प्लांट
21 करोड़ का परचेज हुआ है, लेकिन 10 करोड़ का ओल्ड प्लान चला गया, पेमेंट 11 करोड़। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 3.4 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3.4 करोड़ माइनस फ्रॉम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन कैश। अब वो 20 करोड़ के उनके 2 करोड़ एक्स्ट्रा देना था, लेकिन 15 करोड़ का वो इक्विटी शेयर दे दिया, तो 7 करोड़ रुपीज इज व्हाट वी हैव पेड इन कैश। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1.5 सीआर था, माइनस करेंगे डिविडेंड पेड 11.7 सीआर था। That's it. 9 करिए कितना होगा 11.7 plus 1.5 plus 7 20.2 पूरा नेगेटिव है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटीज के लिए हमने कैश का मूवमेंट ये हो जाएगा सी ए बी सी ए ऑपरेटिंग बी इन्वेस्टिंग सी फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे लिखोगे नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज डिक्रीज ऑपरेटिंग कितना है 29 करोड़ पॉजिटिव है, 3.4 करोड़ पॉजिटिव है, माइनस करेंगे 20.2 करोड़ नेगेटिव। 12.2 अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं ओपनिंग बैलेंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देन इट शुड कम इक्वल टू क्लोजिंग। देखता हूं नहीं क्या आ रहा है। जी इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर जो नेट मूवमेंट आया है, यहाँ से मेरी बात को सुनिएगा, ड्यूरिंग द ईयर जो नेट मूवमेंट आया है कैश कैश इक्विवेलेंट्स में वो आया है 12.2 करोड़ का। कैश आया कैश गया। इन तीनों एक्टिविटीज में जैसे आप अगर आप लोग मैनेजमेंट का फॉर्मूला इसको यूज करता है तो मेरे ऑपरेशंस में इस साल हम कैश पॉजिटिव थे 29 करोड़, यानी हमने ऑपरेशन से धंधा करके जो नॉर्मल कोर्स में काम करते हैं 29 करोड़ कमाया। लेकिन इस पैसे को जो हमने कमाया इसको हमारे पास इसका यूजेज कहाँ पर हुआ है? इन्वेस्टिंग में तो नहीं हुआ, इसका यूजेज कहाँ हुआ है? फाइनेंसिंग में। हमने पैसा कमाया ऑपरेशन से, उस पैसे को कमा के डिबेंचर्स को रिडीम किया है, उनका इंटरेस्ट दिया है, डिविडेंड दिया है, इसमें से 20.2 करोड़ तो कहता है ये तरीके से मूवमेंट चल रहा है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की। सब नेट ऑफ करने के बाद इस साल हमने 12.2 करोड़ का नेट कैश इनफ्लो किया है। ओपनिंग में 6 करोड़ पड़ा था, मिला के मेरा क्लोजिंग बैलेंस करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट रीड करना है। सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दीजिए। नोट सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन पहली रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स by issue of equity shares worth 15 crores and 2 purchase of new plant by exchange of old plant for rupees 10 crores। ये तो हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस थे, इनको मैंने रिपोर्ट लिख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे, देखने के बाद इनडायरेक्ट मेथड समझेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे और क्लास को टाइप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड के और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखो अपने पास थोड़ा सा ब्रेक के बाद लेंगे और मेहनत करने के लिए फाइनल करने के लिए आगे।
कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया। हम आपको ये कह रहे हैं ये सीखिए अभी तक वो है इनडायरेक्ट मेथड, वो है इनडायरेक्ट मेथड। अगला मेथड हमने बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख लिया है, क्लासिफिकेशन भी सीख लिया, बस एक चीज़ रह गई है जो नहीं सीखी है अभी तक, वो है इनडायरेक्ट मेथड, वो है इनडायरेक्ट मेथड। कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशंस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने आपको डायरेक्ट मेथड सिखा दिया, डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं है, कैसे जो है कैसे पैसा ऐड करके माइनस करिए ऑपरेशन से रिलेटेड, ये हमने आपको सिखाया बहुत सारा। इनडायरेक्ट मेथड क्या चीज़ है? अब वो कहता है कभी ऐसा हो सकता है दैट आपके पास कैश अकाउंट अवेलेबल ना हो, मतलब कैश अकाउंट तो कैश का समरी हम दिखा रहे थे, अभी तक तुमने क्या किया था, उसी ने क्लासिफिकेशन कर दिया था और उसमें क्लासिफिकेशन करने के बाद तुमने अपने पास आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया। हम आपको ये कह रहे हैं कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब आपके पास वो कैश अकाउंट का समरी अवेलेबल, मतलब जो कैश समरी है वो अवेलेबल ही ना हो, तो इन सिनेरियो आप कैसे अपने पास अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे? तो एक और रूप निकाला गया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, जहाँ पीएनएल और बैलेंस शीट को यूज करते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। हमने कहा था कितने लाइन आइटम्स हैं, या तो पीएनएल में दिए हुए हैं या तो हमारी बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, तो हमने कहा कि अगर हम उन्हीं लाइन आइटम्स के इन्फ्लुएंसेस निकालने, लॉजिक्स निकालने और उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल दें, तो आइए बनाकर देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? कहता है जो भी आपका नेट प्रॉफिट इस पीरियड में आया है, दैट नेट प्रॉफिट इज एडजस्टेड फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसको अब हम उस नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स, इन्वेस्टिंग आइटम्स, फाइनेंसिंग आइटम्स, एडजस्ट करते हैं, मतलब उनके नेट को रिवर्स करते हैं। ये जो एक मेथड है ये आपको एक समराइज्ड व्यू देता है, डिटेल्ड व्यू नहीं देता है, आपके कैश के इनफ्लो आउटफ्लो का समराइज्ड व्यू होता है। लेकिन एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ जो हाईएस्ट प्रेफरेंस मिलती है वो इनडायरेक्ट मेथड को मिलती है। कहता है समराइज्ड व्यू है बट दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैश अकाउंट की समरी होने के बावजूद हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगाते, हम इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं। बच्चा ने बैठे बैठे पूछ लिया क्यों सर ऐसा हम क्यों करते हैं, जब हमारे पास पूरा कैश का अकाउंट अवेलेबल है रियल वर्ल्ड में, तो हम सीधा डायरेक्ट मेथड लगा के जिंदगी सीधी क्यों नहीं चला लेते, हमें इनडायरेक्ट मेथड उल्टे रास्ते से जाने की क्या जरूरत है? सुनिए ना ध्यान से मेरी बात, ये जो इनडायरेक्ट मेथड है अभी मैं आपको इसका एक बोल दीजिए फॉर्मेट या बोल दीजिए इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कैश फ्लो निकाला जाता है उसका रास्ता दिखाऊंगा। एक बार जब आप सीख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ कर लेंगे ना, फिर मैं पूछूंगा बोलो बेटा प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए कौन सा दोनों में से मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैक्सिमम क्लास इनडायरेक्ट मेथड का नाम ही ले रही है। ये मेथड कुछ इस तरीके से है जो बड़ा प्रैक्टिकल मेथड में चलते हुए आपको कैश फ्लोज तक लेकर जाता है। अब सर ये मेथड क्या बोलता है, कैसे चलता है, इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास आपकी पीएनएल को लेकर क्लैरिटी होना चाहिए। पीएनएल का स्टेटमेंट बनाया था अभी शेड्यूल 3 में, उसका क्लैरिटी है पूरा? हाँ सर उसकी क्लैरिटी है हम लोगों को। मैंने कहा बेटा उसका क्लैरिटी तुम्हारे पास पूरा है तो ये इनडायरेक्ट मेथड तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। क्या है? सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड आ गया, पर्टिकुलर्स। अब देखिए लिखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, हमने कॉपीज में इस मेथड इस टेबल को यूजुअली स्टूडेंट्स को रखवा दिया जाता है, हम रटेंगे नहीं। अगला आधा घंटा या 45 मिनट्स मैं इस टेबल के अंडरस्टैंडिंग पे आपके साथ लगाऊंगा। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक ये समझ लीजिए लॉजिक्स का भंडार आपके बताने वाला है। एक्टिव रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये लॉजिक्स ऐसे लॉजिक्स हैं एक बार एस्टैब्लिश हो गए आप अपने पीएस से जाके लॉजिक्स को पूछ लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स केवल रट्टा लगाकर चल रहे होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो उनको समझाना इसके लॉजिक्स ठीक होगा। टॉपिक का नाम दीजिएगा यहाँ पे, टॉपिक का नाम है इनडायरेक्ट मेथड, टॉपिक का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। देखिए पीएनएल का एक सिंपल सा फॉर्मेट तुम्हारे सामने बनाना, पीएनएल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो आपको बोलना अच्छा लगता है। हाँ सर एक फॉर्मेट हमारे सामने बना दीजिए, पीएनएल में या तो कोई बात बना है कैश इनकम हो, नॉन कैश इनकम हो, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम हो या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, सारी यहीं पे जाती है। हाँ सर मेरे पास एक काम करो जरा एक चेक करो, इनकम में आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, फिर आ रहा है अदर इनकम, फिर आ रहा है सेकंड में आपके पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, फिर उसके बाद आ रहा है फिर आ रहा है परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर उसके बाद बेटा इनवॉइस खर्चा आ रहा है, फिर बेटा आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट, फिर बेटा आ रहा है डेप्रिसिएशन अमाउंटेशन, फिर बेटा आ रहा है बिजनेस के अदर इलेक्ट्रिसिटी वो सब इंश्योरेंस एक्सेट्रा। यहाँ से तुम्हारे सामने बनता है डिग्री के बाद यहाँ से माइनस होता है टैक्स एंड होता है टैक्स। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट याद है आप लोगों को? अच्छा क्या अब सुनना, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ टैक्स, आई एम गिविंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मुझे तुम लोगों से क्या चाहिए, मुझे तुम लोगों से चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया तुम्हारा कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, नथिंग डूइंग, मैंने तुम्हें सिर्फ बैठ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे ये बताओ ऑपरेशन से तुमने कितना कैश फ्लो कमाया। आप कहेंगे नामुमकिन है सर आप नहीं बता पाएंगे, मैंने कहा बता सकते, मैंने कहा बता सकते। ये पीबीटी के बाद बेटा यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी माइनस होते हैं, आपको याद है एक्सेप्शनल आइटम्स भी बताया था माइनस होते हैं, टैक्स वैक्स भी माइनस होता है। मैंने कहा आओ जरा अब रिवर्स चलते हैं, जरा रिवर्स चलते हैं। तुमने कहा चाहिए सर रिवर्स, मैंने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले आपके पास जो भी आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम और प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको वापस एड बैक कर दो, रिवर्स कर दो। हम लोग अपने प्रॉफिट को मत दिया यस सर, मैंने कहा बेटा टैक्स प्रोविजन रिवर्स कर दो। मैंने कहा बेटा तुम्हारा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुआ था तो वो तुमने माइनस किया होगा, मैंने कहा बेटा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो एड बैक कर दो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन अगर था तो उसको भी रिवर्स कर दो, गेन एडिट था तो माइनस कर दोगे। सिमिलरली फॉर एक्सेप्शनल आइटम मैं कहाँ आना चाहता हूँ बेटा, मैं आना चाहता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, मैं यहाँ आना चाहता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे
मैं निकालना चाहता हूँ मैंने अपने ऑपरेशंस यानी अपने इन्वेंट्री को बेचकर या अपने सर्विसेज को रेंडर कर कितना पैसा कितना कैश फ्लो कमाया मैं ये निकालना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले टैक्स एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सब रिवर्स कर दिए। मैंने कहा मैं ये देखना चाहता हूँ मैंने अपने धंधे से क्या कमाया, ठीक है, तो ये सब आइटम रिवर्स हो। इसके बाद मैं जब आया तो मुझे कुछ एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। मैं जब आया मुझे अब कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम्स दिख रहे हैं। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ मैंने धंधे से कितना कमाया, बिजनेस करके कितना कमाया। इसका मतलब होता है एग्जाम्पल लो तुम्हारा बिजनेस है टी शर्ट्स बनाने का, तो तुम ये निकालना चाहते हो कि तुमने अपनी टी शर्ट्स बेच कर कितना कमाया, मैं वो निकालना चाहता हूँ। समझ में आ रही है? मैं ये नहीं देखना चाहता कि मेरे प्रोविजन कितने के बने, मेरा डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन क्या है, मेरे को इंटरेस्ट इनकम कितना आया, कितना इंटरेस्ट पे किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स राइट नाउ। अभी मैं अपने ऑपरेशंस का इनकम निकालना है। फील करो बातों को बेटा, जितना मेहनत सर आपके साथ कर रहे हैं, अगर आप इतनी मेहनत कर लो ना 90 प्लस लाने से कोई नहीं हो सकता। अब फील करो तुम किस टाइम पर कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से कहाँ जाना है, तुम्हें ये जानना है कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट नहीं चाहिए, जिससे चाहिए मैंने अपने ऑपरेशन से नेट में करना है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हारे जितने भी नॉन कैश आइटम हैं, या चलो नॉन कैश इतना छोड़ो, तुम्हारे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस हैं, अगर मैं कहूँ उसको रिवर्स करना है तो क्या तुम आइडेंटिफाई करके बता सकते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस कौन से होते हैं? देखो मेरे साथ सीखो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स से सारा। अदर इनकम्स में तुम्हारे पास डिविडेंड का इनकम, इंटरेस्ट का इनकम, ये सब आ रहा होगा। मुझे बताओ क्या तुम्हारा धंधा डिविडेंड कमाने का, इंटरेस्ट कमाने का? नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं, तुम्हारा बिजनेस है टी शर्ट्स बनाने का।